बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी और बिहार में वोटर्स की संख्या 6% घटकर 7,42,00,000 हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69,29,000 नाम कटे और 21,53,000 नए नामों को जोड़ा गया है। बता दें कि एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स थे और पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यह आंकड़ा 7,24,00,000 हो गया है। वहीं इसमें 65,63,000 लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 नाम काटे गए थे उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया। वहीं नई लिस्ट में 22,34,000 लोग मृत पाए गए और 6,85,000 लोगों के 2 जगह नाम मिले। साथ ही 36,44,000 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा दुर्गा विसर्जन। 1500 पुलिस कर्मियों के साथ 200 आरपीएफ जवान तैनात होंगे। 4 जोन में डीएसपी के नेतृत्व में टीम काम करेगी। 8 घाटों पर क्रेन से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। छोटी मूर्तियों के लिए घाट पर कुंड बनाए गए हैं। वहीं हर घाट पर एक अपर आयुक्त भी मौजूद रहेंगे। आपातकालीन स्थिति में गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। अगर कहीं आपातकालीन स्थिति बनती है तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। 1500 पुलिसकर्मियों के साथ 200 आरपीएफ जवान तैनात होंगे। वहीं 4 जोन में डीएसपी के नेतृत्व भी के टीम काम करेगी। 8 घाटों पर क्रेन से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तनेजा हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, दुर्गा विसर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए लता, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सिर्फ दुर्गा विसर्जन को लेकर, तो पहले आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं मेरे साथ। पहले अपने कैमरा सहयोगी से बोलूंगा कि पहले ये दिखाएं कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से रहेंगी। देखिए ये घाट जो है वो निर्माण किए गए हैं, छोटे छोटे घाट हैं। इन घाटों पर जो है छोटी मूर्तियां जो है वो इसमें प्रवाहित की जाएंगी। इसके बाद दूसरी एक बड़ी अगर बात की जाए तो ये पोकलैंड मशीनें यहाँ पर खड़ी हैं। इसके जरिए जो ये राजधानी भोपाल का खटला पुला का तालाब है, यहाँ से बड़े मूर्तियों को इसी पोकलैंड के सहारे विसर्जित किया जाएगा। इसके अलावा अगर इससे भी कोई बड़ी मूर्ति आती तो ये क्रेन यहाँ पर उपलब्ध है, इससे यहाँ पर जो है मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। ये तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो नगर निगम ने पूरी की हैं। लेकिन अगर बात सुरक्षा व्यवस्था को की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे चारों जोन के जो डीसीपी हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। तमाम जो विसर्जन घाट हैं वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी, उनकी पूरी टीमों की मौजूदगी रहेगी। राजधानी भोपाल के अगर 8 घाटों की अगर बात की जाए तो एक जोन के अंदर 2 घाट भी है, कहीं एक घाट है। ऐसे अलग अलग व्यवस्थाएं जो रहेंगी। लेकिन देखिए इसको लेकर के 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा 200 से ज्यादा आरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी गई है, यानी इधर से आने वाले वाहनों की अगर बात करें या मेरे दूसरे तरफ से आने वाले वाहनों को प्रतिबंध रहेगा। जो भी भारी वाहन रहेंगे सिर्फ वही इस रोड से अंदर आ सकेंगे। इसके अलावा देखिए ये तमाम जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तीसरी आंख होती है, यानी तीसरी आंख मतलब सीसीटीवी की हम अगर बात करें तो सीसीटीवी भी पर्याप्त लगाए गए हैं दोनों रोडों पर। यानी अगर मेरे दाहिने तरफ अगर देखेंगे तो उस रोड से आने वाले वाहन पार्किंग की तरफ, बाएं तरफ से आने वाले वाहनों की तरफ पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। कोई अप्रिय घटना न घटे इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तमाम जो आला अधिकारी हैं पल पल की मॉनिटरिंग करेंगे। और दूसरी अगर देखिए अगर बात की जाए तो इन पूरे घाटों की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक हर घाट पर एक अपर जो आयुक्त हैं उनको भी मौजूद रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए ताकि पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सके। इसके अलावा अगर देखिए बात की जाए तो लगभग 4000 से ज्यादा प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पर जो है प्रवाहित की जाएंगी। इसके लिए जो नगर निगम की टीम है उनके द्वारा भी अलग अलग कर्मचारी जो है वो लगाए गए हैं।
प्रतिमाओं को तत्काल जो विसर्जन होने के बाद अमूमन ये देखा जाता है कि जो प्रतिमाओं का जो मलबा रहता है, लकड़ी रहती है या जो इसके अलावा दूसरे जो चीजें रहती है, उसको तत्काल नहीं हटाया जाता था। लेकिन इस बार इसके भी निर्देश दे दिए गए हैं कि तमाम जो घाट हैं या जो तालाब के एरिए हैं जहां पर भी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा उसे तत्काल हटाया जाए, ताकि किसी प्रकार की गंदगी यहाँ पर न हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि तालाबों को सुरक्षा हो, साफ सुथरा हो सके, इसको लेकर भी तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कल भी जो भोपाल के अलग अलग जोन के एडिशनल डीसीपी थे, डीसीपी, एसीपी के साथ साथ राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, इसके अलावा अन्य वो तमाम एजेंसियां जो लंबे समय से इस पूरे काम को देखती आ रही, उन सभी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, घाटों का निरीक्षण किया था, कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था रहे उसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो की गई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि मूर्तियों को विसर्जन को लेकर कोई कोताही न बरती जाए, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं ऐसी घट चुकी है जिसमें लोगों की मौत तक हो जाती है। उससे सबक लेते हुए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे जो तमाम जो लोग हैं उनको घाटों से दूर रखा जाए, घाटों के अंदर सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाए जो नगर निगम के द्वारा गोताखोर तैयार किए गए एसडीआरएफ की टीम है, वही मूर्तियों को लेकर या तो अंदर प्रवाहित करे या तो फिर जो क्रेन हैं सिर्फ उन्हीं के माध्यम से इनको प्रोवाइड किया जाएगा। जी बिल्कुल, और भोपाल में ये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और तमाम सुरक्षा व्यवस्था इस दौरान की गई है। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में जानलेवा हमला हुआ है। मंगलवार शाम जेल अस्पताल में एक कैदी ने उन पर हमला कर दिया और इससे गायत्री प्रजापति के सिर और एक हाथ में गंभीर चोट आई है। उनके सिर में 5 टाके लगे हैं। प्रजापति को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया और उनके विधायक पत्नी महाराज जी देवी बेटी के साथ रोते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची। यहां गायत्री प्रजापति ने कहा कि शातिर अपराधी था जिसने हमला किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं। जेल में पूर्व मंत्री पर हुए हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 12 से 14 अक्टूबर तक मैराथन बैठकें लेंगे सीएम। 12 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होगी। विकास योजनाओं की समीक्षा, रजत जयंती समारोह पर चर्चा होगी। 13 अक्टूबर को कलेक्टर्स एसपी के साथ बैठक हो करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आपको बता दें कि बैक टू बैक ये बैठकें चलेंगी। 12 से 14 अक्टूबर तक मैराथन बैठक लेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 12 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की जाएगी। विकास परियोजनाओं की समीक्षा, रजत जयंती समारोह पर भी चर्चा होगी। वहीं 13 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन कलेक्टर्स एसपी के साथ बैठेंगे। 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम साय 12 से 14 अक्टूबर तक मैराथन बैठक लेंगे। 12 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहीं विकास योजनाओं की समीक्षा, रजत जयंती समारोह पर भी चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, बैक टू बैक बैठकें करेंगे सीएम विष्णुदेव साय 12 से 14 अक्टूबर तक। नदीम, आपको आवाज मिल रही है? जी नदीम, जानना चाहेंगे कि बैक टू बैक बैठकें करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हो सकती है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो है
वो करने वाले हैं। सुशासन शिखर सम्मेलन के लिए 14 तारीख को जो है वो होगा। पीएम की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर से जो है कार्यक्रम होगा। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। ये 12 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राज्य में जिस तरह से सुशासन सम्मेलन चला उसे किस तरह से कसावट लाया जा सके, किस तरह से काम किया जा सके, क्राइम के क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से काम करना है, प्रशासनिक रूप से जो कसावट लानी है, सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के साथ ही इसमें डीएफओ भी शामिल होंगे। तो इसके जरिए प्रशासनिक कसावट लाना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना और इसके लिए जो है तमाम कलेक्टर डीएफओ को जो है एजेंडा तैयार करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग अलग क्षेत्रों का आता है। बस्तर की अगर बात करें उसकी अपनी तासीर है, सरगुजा का अपना जो है वहाँ एजेंडे है, वहाँ पर किस तरह से काम करना है। नक्सली क्षेत्रों में नक्सल एक बड़ी समस्या है, विकास किस तरह से पहुंचाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने अपने जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश एजेंडा अपने क्षेत्र के अनुसार एजेंडा बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके जरिए जो है तमाम आला अफसरों की सीएम जो है वो क्लास लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में मंगलवार शाम को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। सरकार ने 24 आईएएस अफसरों के तबादले करते हुए 14 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। जिन जिलों के कलेक्टर बदले गए उनमें भिंड, पन्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडौरी, रतलाम, मुरैना, निवाड़ी, सिंगरौली, अलीराजपुर, पांडुर्ना और सिवनी शामिल है। और अपर कलेक्टर इंदौर और अपर कलेक्टर जबलपुर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अपर कलेक्टर इंदौर और अपर कलेक्टर जबलपुर का ट्रांसफर भी कर दिया गया। आपको बता दें कि भिंड कलेक्टर पर गाज गिरी है। संजीव श्रीवास्तव अपर सचिव लोक निर्माण विभाग बनाए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा भिंड के कलेक्टर बनाए गए हैं और ये ट्रांसफर किया गया है 24 आईएएस अफसरों के। मध्य प्रदेश में अब सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी या निजी काम के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वालों पर न केवल चालानी कार्रवाई होगी बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त भी की जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया कि कई बार पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं और इससे सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने की भी साथ कई मौत भी हो जाती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें पुलिस की छवि प्रभावित होती है। रायपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस्तर दशहरे पर यात्रियों के लिए रेलवे का फैसला आया है। जगदलपुर दंतेवाड़ा रूट पर 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। सुबह 8:15, दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे जगदलपुर से ट्रेन रवाना होगी। दंतेवाड़ा से सुबह 5 बजे और 11:30 बजे वापसी ट्रेन मिलेगी। 1 से 4 अक्टूबर तक यात्रियों को मिलेगी स्पेशल सुविधा। सभी स्पेशल ट्रेनों में लगाए जाएंगे 10 कोच। स्पेशल सुविधा यात्रियों के लिए त्योहारी सीजन को देखते हुए बस्तर दशहरे पर यात्रियों के लिए रेलवे का फैसला किया जाएगा। दंतेवाड़ा जगदलपुर रूट पर को लेकर फैसला किया गया है। बालोद से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालोद बना है देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। 436 ग्राम पंचायत और 9 नगरीय निकायों को ये प्रमाण पत्र मिला है। 2 साल से जिले में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है। 2028 से 29 तक पूरा प्रदेश बाल विवाह मुक्त होगा, सीएम ने कहा है।
तो आपको बता दें कि बालोद देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। 436 ग्राम पंचायत और 9 नगरीय निकायों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है। 2 साल में जिले में एक भी बाल विवाह का मामला नहीं आया है। वहीं 2028-29 तक पूरा प्रदेश बाल विवाह मुक्त होगा, सीएम ने कहा। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड नदीम हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, बालोद अब देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। देखिए ललिता, आपको बताना चाहूंगा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम सरकारों की तरफ से किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए लगातार प्रयास जारी था। और इसके साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है कि छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है वो देश में पहला जिला बन गया है जिससे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। जिले के जो 436 ग्राम पंचायत और 9 निकायों को प्रमाण पत्र इसके लिए जारी कर दिया गया है। पिछले 2 सालों में एक भी बाल विवाह के मामले उन क्षेत्र में सामने नहीं है। इसी तरह सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त को घोषित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सरकार ने कहा कि जो बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया है उसकी दिशा में लगातार जो है ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये भी सामाजिक दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। जी, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए।